रियल लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सुबह सुबह आप उठना नहीं चाहते, मम्मी लात मार मार के उठाती है। जैसे रील्स ऐसे चला रहे हैं, रील्स यदि मोशन में है तो उसको रोकने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। जैसे सुबह सुबह आप नहीं उठ रहे हैं तो एक फोर्स का जरूरत है, या तो वो गाल पर लगे या एक लोटा पानी चेहरे पर फेंका जाए। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम न्यूटन साहब के तीनों लॉ को समझेंगे। पहले वीडियो में मैंने अनबैलेंस, बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन और मास और वेट के बारे में बात किया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं न्यूटन्स के तीनों लॉ क्या कहते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है, इस लॉ का एक दूसरा भी नाम है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एग्जैक्ट हिंदी मतलब क्या होता है? वो होता है जड़ता। ठीक है, एक ही जगह पर जड़ के तरह जो अटका हुआ है, एक ही जैसा, जो पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है और वैसा ही रहना चाहता है आगे भी, वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो चीज अभी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, ना वो अपने मोशन को बढ़ाना चाह रहा है और ना ही वो रेस्ट में आना चाह रहा है। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़ता का नियम। रियल लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सुबह सुबह आप उठना नहीं चाहते, मम्मी लात मार मार के उठाती है। आप रात से सोए हुए अवस्था में हैं, रेस्ट के पोजीशन में है, पूरे आराम के पोजीशन में है। अब मम्मी चाह रही है कि आप मोशन में आ जाएं, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अब मम्मी को उतना न्यूटन्स लॉ पता नहीं, तो आप बता दीजिएगा, गाल पर आपको थर्ड लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो सुबह सुबह कितना मेहनत करना पड़ता है। जैसे रील्स ऐसे चला रहे हैं, रील्स यदि मोशन में है तो उसको रोकने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मोबाइल तक को कभी कभी फेंक देना पड़ता है, तब जाकर के वो रुकता है। कई कई बार तो तब भी नहीं रुकता है, जब भी मोबाइल मिलेगा वो काम हो ही जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके मोशन के स्पीड को बढ़ाने के लिए, या फिर उस मोशन के स्पीड को कम करके रेस्ट तक लाने के लिए, हर चीज के लिए क्या चाहिए? हर चीज के लिए चाहिए एक फोर्स। जैसे सुबह सुबह आप नहीं उठ रहे हैं तो एक फोर्स का जरूरत है, या तो वो गाल पर लगे या एक लोटा पानी चेहरे पर फेंका जाए। दोनों में से कोई भी काम किया जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स का जरूरत होता है उसके स्टेट को बदलने के लिए। ठीक है, जैसे रेस्ट में है, मोशन में लाए, एक फोर्स लगाना पड़ा। कोई ऑब्जेक्ट 40 के स्पीड से जा रहा था, उसके स्पीड को बढ़ा करके 80 कर दिए, तो हम उसको एक्सीलरेट किए हैं। एक एक्स्ट्रा फोर्स हम पीछे से दिए ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए। और कोई 40 पे था, उसको घटा करके 0 पर लाए, मतलब एक ब्रेक अप्लाई किए हैं, अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई किए हैं जो उसके स्पीड को कम करता है। ठीक है, तो कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था को बदलने के लिए, चाहे वो भीतरी अवस्था हो या बाहर का, उसको बदलने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स का जरूरत पड़ता ही है, वो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स को समझ लेते हैं जिस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और उसको आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एग्जांपल है वो एक कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है और ये कार्ड एक ग्लास के ऊपर रखा हुआ है। तो जब इस कार्ड को हम बहुत तेजी से खींचेंगे अपने तरफ, जब एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इस कार्ड को खींचेंगे, तब क्या होता है? ये जो कॉइन है, ये कॉइन गिर जाता है इस ग्लास में। इस कार्ड के साथ ये कॉइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों चीज आपस में चिपका हुआ तो है नहीं। जब चिपका हुआ नहीं है तो ये कार्ड भी अभी रेस्ट में रहना चाह रहा है, ये कॉइन भी अभी रेस्ट में रहना चाह रहा है। लेकिन जब हम कार्ड पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके खींच लिए, लेकिन कॉइन को तो अभी भी कहाँ रहना है? रेस्ट में ही। जब उसको रेस्ट में ही रहना है तो वो वहीं पर गिर जाएगा। जब धीरे धीरे खींचेंगे तो वो कार्ड के साथ
धीरे धीरे अपने आप को मोशन के स्टेट में लाना शुरू करेगा। सेम यही चीज होता है कैरम बोर्ड में। कैरम बोर्ड में जैसे अलग अलग कॉइन जो रखा हुआ है, उसमें जब स्ट्राइकर इस नीचे वाले को स्ट्राइक करता है तो उस केस में क्या होता है, ये वाला गुट्टी निकल करके इधर चला जाता है और ऊपर वाला सारा फिर उसी जगह पर नीचे बैठ जाता है। फिर अगला मारेगा, फिर वो निकल जाएगा जिस पर स्ट्राइकर स्ट्राइक किया, बाकी सब उसी जगह पर रह जाता है। ठीक है, तो वो स्ट्राइक में जब फोर्स बहुत कम होगा तो सारा गिर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स से मारा जाए तो वो निकल जाता है और बाकी सबको अभी भी किस स्टेट में रहना है, रेस्ट के ही स्टेट में रहना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है कि ऑब्जेक्ट को रहना रेस्ट में है, लेकिन हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दिए तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल होता है कि पेड़ का टहनी जब हिलता है तो पेड़ का पत्ता या फिर फल नीचे क्यों गिर जाता है। जैसे ये पेड़ का एक टहनी, इसमें से लगा हुआ है किसी एक टहनी पर, मान लेते हैं कोई एक पत्ता लगा हुआ है, किसी दूसरे टहनी पर कोई एक फल लगा हुआ है, फलों का राजा आम, आम ही बना देते हैं। ठीक है, ये जो फल लगा हुआ है या फिर ये पत्ता लगा हुआ है तो पेड़ के हिलने के वजह से वो नीचे क्यों गिर जाता है। अभी जब वो पूरी तरह से रेस्ट में है, पत्ता भी रेस्ट में, फल भी रेस्ट में और टहनी भी रेस्ट में, इसको रहना किस स्टेट में है, रेस्ट में ही, बदलना तो ये चाहता नहीं। लेकिन टहनी जब टू एंड फ्रो मोशन में आ गया, आगे और पीछे होने लगा, उस वक्त भी इस पत्ता को, इस फल को किस स्टेट में रहना है, रेस्ट में। आंधी आया, इसको हिलाया, लेकिन पत्ता ढीठ है, ये फल भी ढीठ है, इसको रहना किसमें, रेस्ट में। लेकिन ये इससे उतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड नहीं है, दो जिस्म एक जान की तरह नहीं है, तो ये पीछे जाता है तो इसको छोड़ देता है, इसको अभी भी यहीं पर रहना है, जब यहीं पर रहना है तो वहीं पर वो गिर जाएगा। साथ में चला जाता तो पैर के साथ रहता, नहीं जा रहा है तो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन जब हम उसको मोशन में लाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी जगह पर गिर जाता है, लेकिन उसके साथ मोशन में नहीं आएगा। जैसे एक कारपेट वाला भी एग्जाम्पल होता है कि कारपेट रखा हुआ है बेड पर या फिर जमीन पर, उस कारपेट में धूल जमा हुआ है, जब हम उसको ऊपर नीचे झाड़ते हैं तो धूल बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि कारपेट को हम मोशन में ला दिए, धूल अभी भी किस स्टेट में रहना चाह रहा है, रेस्ट के स्टेट में। जब वो रेस्ट के स्टेट में रहना चाह रहा है और हम कारपेट को कर दिए ऊपर, तो धूल कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और कारपेट जब हम फिर झाड़ करके नीचे किए तो जो धूल अभी ऊपर था वो ऊपर ही रह जाएगा। इसलिए जब हम कारपेट को जोर से ऐसे झाड़ते हैं तो बहुत सारा धूल ऊपर नीचे रह जाता है। ठीक है, ये रेस्ट के स्टेट में रहने वाले को जब मोशन में लाते हैं तब क्या होता है, इस बात को आप समझ गए हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उस मोशन से यदि हम उसको रेस्ट में लाएंगे या फिर उसके स्पीड को यदि हम बढ़ा देंगे, उस केस में क्या होता है। अब इस फोटो को देखते हैं, ये मजनू भाई का ड्राइंग है, इसको देख करके हंसना नहीं है। मजनू भाई को यदि आप नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए मजनू भाई कौन है, आपको पता चल जाएगा। अभी ही एक मूवी आई है वेलकम टू द जंगल, क्या मस्त बकवास मूवी है, आपको देखना है तो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खाली समय तो आपके पास होगा ही। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये ड्राइंग बनाया गया है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। अब ये किसको लेकर के जा रहा है, कहाँ लेकर के जा रहा है वो नहीं पता, इस बात से हमको क्या फर्क पड़ता है, चोटी नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा किसको लेकर के जा रहा है। ये आदमी मोशन में है, अभी आगे की तरफ ये जा रहा है, तो इसके साथ ये जो गाड़ी है इसके साथ साथ ये दोनों भी मोशन में है, पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में है। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस स्टेट में रहना चाहेगा, मोशन के ही स्टेट में, रुकना तो चाहता नहीं है, मन करता है शुरुआत में कहाँ लेकर के चले जाएं जो कोई हमको नहीं देखे। तो उस जगह पर जब इसको जन्नत लेकर के जा रहा है तो उस वक्त ये मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन आगे ही पकड़ा गया पुलिस, ये हेलमेट तो लगाया नहीं है, तो एकाएक क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो ब्रेक एकाएक अप्लाई किया, ठीक उसी वक्त क्या होता है, पहला चीज तो डंडा पड़ेगा। दूसरा चीज क्या होता है कि जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो इसका बॉडी कनेक्टेड है इस सीट के साथ, इसका पैर नीचे रखा हुआ है और इसका भी बॉडी कनेक्टेड है सीट के साथ।
जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई किए हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो पूरी तरह से रेस्ट में आ जाता है, इसका लोअर बॉडी का पोर्शन। लेकिन अपर लिम्ब तो किसी के साथ कनेक्टेड है नहीं। जब वो नहीं कनेक्टेड है तो ये आगे की तरफ, जब मोशन में था तो ये आगे के ही तरफ जाना चाह रहा है तो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है। ट्रेन में ये बात आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे कि ट्रेन जब चल रहा होता है और एकाएक जब ब्रेक लगता है या फिर ब्रेक जब भी लगता है तो ब्रेक लगने के बाद हम पर आगे की तरफ धक्का लगता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन का मोशन इस डायरेक्शन में, उसके साथ हमारा बॉडी इस डायरेक्शन में, हम सीट पर बैठे हुए हैं। जब सीट पर बैठे हुए हैं तो सीट के साथ वो कनेक्टेड है। जब ट्रेन रेस्ट में आया तो लोअर लिम्ब रेस्ट में आ गया, अपर लिम्ब अभी भी मोशन में रहना चाहता है तो वो आगे की तरफ धक्का लेगा। यदि आप खड़े हैं तो पूरा बॉडी आगे की तरफ चला जाएगा, और यदि बहुत जोर से ब्रेक मार लिया गया है तब ये लोअर लिम्ब भी उठ करके आगे की तरफ चला जाएगा। दूसरा केस को समझते हैं। दूसरा केस, जब ये रेस्ट में है, अभी भागने का सोच ही रहा है, इसको लेकर के, ओह इसका चोटी छूट गया, ये अभी लेकर के इसको भागना ही चाह रहा है, रेस्ट में है। जब भागना शुरू करेगा तो बड़ी तेजी से चलाएगा। और नया नया जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है, इंक्लूडिंग मी, कोई भी आदमी गाड़ी चलाना जब सीखता है तो नया नया में क्या करेगा, जिस हिसाब से क्लच को छोड़ा है उस हिसाब से एक्सीलेटर नहीं देगा। एक्सीलेटर कभी तेज हो जाएगा, कभी क्लच पूरा छोड़ देगा तो गाड़ी ही बंद हो जाएगा। तो दोनों ही केस में उस समय क्या होता है, जब एक्सीलेटर बहुत तेजी से दे दिया, ये रेस्ट में है, रहना इसको रेस्ट में है, न्यूटन्स का पहला लॉ। लेकिन इसका जाने का मन है, वो तो बायोलॉजी है, लेकिन न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के हिसाब से इसको रहना रेस्ट में ही है। ऐसा नहीं है न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होगा, आप अपना बायोलॉजी यहाँ पर घुसा रहे हैं। तो इसका लोअर लिम्ब यहाँ पर कनेक्टेड है इसके साथ। जब ये मोशन में आ गया तो इसका लोअर लिम्ब भी इस गाड़ी के साथ चला जाता है आगे, लेकिन इसका अपर लिम्ब कहीं से कनेक्टेड है नहीं। जब अपर लिम्ब कनेक्टेड नहीं है तो वो किस पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में। ठीक है, ये पीछे की तरफ झुकने लगता है। तो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो इसको फिर से आगे की तरफ लाता है, खुद पर कंट्रोल करता है, नहीं वे गाड़ी चल गया है, हमको भी उसके साथ आगे जाना है। कोई और सामान रहेगा तो सामान तो सीधा नीचे गिर जाएगा यदि वो किसी से बंधा हुआ नहीं है तो। इसलिए हम कुछ भी सामान को लाते हैं तो उसको हम बांध करके लाते हैं। आदमी को तो बांध नहीं सकते हैं, पहले ही दिल के जाल में हम उसको बांधे हुए हैं, तो और हम कितना बांधेंगे। ठीक है, तो वो पहले से ही बंधा हुआ है तो उसको हम बांध नहीं सकते। उसमें एक कॉन्शियसनेस है तो वो कॉन्शियसनेस से आगे आ जाता है। कभी कभी हम ज्यादा तेज चला देते हैं तो उलट भी जाता है। दोनों केस पॉसिबल है। दोनों केस को अच्छे से समझ गए या किसी का याद आने लगा? कुछ भी हुआ, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, ये तो समझ गए, जो रेस्ट में रहना चाह रहा है उसको जब हम आगे बढ़ा देंगे तो वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ढीठ की तरह। जो मोशन में है उसको अभी मोशन में ही रहना है, लेकर के भागना है उसको, तो वो अभी मोशन में ही रहना चाहता है, उसको किसी जगह पर रुकना तो है नहीं। लेकिन इसमें एक फैक्टर जो काम करता है वो है मास। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जितना ज्यादा मास होगा उसको उसके स्टेट से बाहर लाने में उतना ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, वो खा खा करके इतना फैल गया है, अब उसको बोलेंगे एक गिलास पानी ले आओ, और एक जिसका बॉडी उतना भारी नहीं है उसको बोलेंगे एक गिलास पानी ले आओ, कौन जल्दी पानी ला करके देगा? ये बात तो आपको पता ही है। कोई कोई साइकिल के टायर के जैसा रहता है, कोई खा खा कर ट्रक के टायर की जैसी हो जाती है। अब उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, साइकिल के टायर वाले को जाना है, कौन आसानी से पहुंच पाएगा यदि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जितना ज्यादा वजन होगा उसको मूव करना उतना ज्यादा मुश्किल। अब जैसे साइकिल को धक्का मारना है तो एक लात मार देते हैं, ट्रक को मार के दिखाओ, जब ट्रक को मारेगा तो किधर धक्का लगेगा वो तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास क्या है, ज्यादा है। मास ज्यादा है तो क्या ज्यादा हो जाएगा, इनर्शिया। जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा उस पर लोड होगा, जितना ज्यादा उसका मास है उसको उसी स्टेट में रहने का क्षमता उसमें उतना ज्यादा है। बात को समझ गए? अब दो क्वेश्चन आपको देते हैं, उसमें आप बताइएगा कि क्या होगा आंसर। अगले वीडियो में मैं उसके आंसर पर बात करूंगा। जैसे रोड इस तरह से कर्व है, यहां से सीधे ये आदमी जा रहा था और एक कर्व रोड पर चला गया, और यहां पर से स्पीड से ये गाड़ी को लेते जा रहा है,
इस डायरेक्शन में। तो ये बताना है कि जो आदमी इस पर बैठा हुआ है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। और दूसरा केस, ये इधर देखा जो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है तो ये चला गया इस डायरेक्शन में, और जब इस नीचे के डायरेक्शन में जाएगा इधर, तो इस आदमी का डायरेक्शन किस तरफ होगा वो हमको बताना है।